सिर्फ और सिर्फ केवीएस के लिए, बिल्कुल केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसमें हम चलने वाले हैं, वो आपका लाइव है। ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड है, लेकिन फिर भी अगर आप करियर विल के पुराने स्टूडेंट हैं तो डिस्काउंट इस पर भी आपको और मिल जाएगा। 800 का ये बैच है और लाइव रिकॉर्डेड प्रैक्टिस सब इसको में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो केवीएस का एक कंप्लीट बैच आया हुआ है वो भी आप करियर विल ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स, इवन टेलीग्राम चैनल का भी हम लोग ले रहे हैं एक्शन जिन पे ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, अनएथिकल है ये कि आप इस तरह से चीज़ें करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए खैर, और 30 का टारगेट आज लेके चलिए। कम से कम भी 28 आपके आने चाहिए इस सेट में, जितनी तैयारी हम कर चुके हैं उसके बाद 30 भी आए तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इसको शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो डेली पढ़ते हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन का गैप आया है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। अगर कौन सा सही नहीं है पूछा होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, और बहुत ही तसल्ली से पढ़ के समझना है क्वेश्चन को। अगर आपने पढ़ के समझ लिया, हाफ बैटल वॉन, आधी लड़ाई आपकी जीत चुके हैं आप या खत्म है, क्योंकि समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेडागोजिकल क्वेश्चंस को। सी ऑप्शन 66% लोग कह रहे हैं। पहला ऑप्शन है द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर डिस्टिंक्ट एंड अनरिलेटेड फ्रॉम वन अनदर, यानी विकास के जो क्षेत्र हैं, जो प्रकार हैं, जो डोमेन्स हैं, जो टाइप्स हैं, 4 मुख्य टाइप हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये क्या है, अलग थलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अनरिलेटेड हैं, और ये हम बिल्कुल तुरंत पढ़ते हैं कि ये चारों रिलेटेड हैं, है ना। अगर दिल में दर्द है तो दिमाग पे भी जोर पड़ेगा, दिमाग पे जोर पड़ा हुआ है तो मन भी उदास होगा, शरीर अगर ठीक से काम नहीं करेगा, सोशली भी आप अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे। सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, चारों डोमेन्स। हम ये नहीं कह सकते कि सुस्पष्ट हैं, अलग हैं और इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सुस्पष्ट का मतलब डिस्टिंक्ट है, अलग नहीं है भाई, क्या है, संबंधित हैं, अंततः संबंधित हैं चारों प्रकार। बी ऑप्शन है डिफरेंट थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अग्री ऑन द सेम आइडियाज रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी विकास की जितनी भी डिफरेंट थियरीज हैं, चाहे आप वाइगॉस्की को पढ़ें, पियाजे को पढ़ें, या और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विकास पे या डेवलपमेंट की थियरीज दी हैं, इनकी सबकी जो मान्यता है वो सब सेम है बिल्कुल। मतलब थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अग्री ऑन द सेम आइडियाज, सारे यही मान रहे हैं कि विकास अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सबके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस है। नहीं, पियाजे तो कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है। कोई कहेगा सोसाइटी का ज्यादा प्रभाव है, कोई कहेगा फिजिकल एक्टिविटी का ज्यादा प्रभाव है। तो ये बात भी गलत हो जाएगी कि सारी थियरीज जो हैं एक ही विषय में या एक मत हैं। एक मत तो 2 लोग घर में नहीं होते, हस्बैंड वाइफ क्या, भाई बहन क्या, कोई भी नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि सेम कॉन्सेप्ट, मैथ्स नहीं है ना 2 + 2 4 ही होगा, जरूरी नहीं है। ठीक, सी ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये बात हमें थोड़ी अच्छी लग रही है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस टाइम में आप जी रहे हैं, रह रहे हैं, उसका प्रभाव आपके विकास पर यानी बच्चे के विकास पर पड़ता है। किन कार्टून्स को वो देख रहा है, किन लोगों के बीच वो है, उस टाइम पे सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत सारी चीजें, तो लगभग सोशल कॉन्टेक्स्ट का प्रभाव पड़ता है। ये वाइगॉस्की भी कहते हैं और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बात तो सही लग रही है, फिर भी डी ऑप्शन पढ़ेंगे। डेवलपमेंट इज अ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फॉर ऑल चिल्ड्रन। देखिए कॉन्टिन्यूअस तो है, मान लिया, लेकिन स्मूथ है ये किसने कहा। इतना भी कुछ ऐसा नहीं कि इसमें कुछ टास्क नहीं होते या बाधाएं नहीं होती। डेवलपमेंटल हैजार्ड्स नाम की एक चीज होती है, इसमें सी ऑप्शन ही सही है, आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। डेवलपमेंटल हैजार्ड्स नाम की एक चीज होती है, यानी खतरे होते हैं, बच्चा गिर जाए, कोई गलत केमिकल की चपेट में आ जाए, सही एनवायरमेंट ना मिले। तो डेवलपमेंट में क्या है, चेतावनियां भी हैं, परेशानियां भी हैं, बाधाएं भी हैं। ठीक, तो हजार्ड्स भी हैं डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है कि हजार्ड्स है ही नहीं या प्रॉब्लम्स नहीं है, चेतावनी नहीं है। ठीक, तो ये स्मूथ है ऐसा नहीं है। स्मूथ तो भैया आपका नेशनल हाईवे ही होगा कि आराम से चले जाओ, वहां पे भी गड्ढे मिल सकते हैं। तो ये तो डेवलपमेंट है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। और स्मूथ बनाने के लिए आपको अच्छा एनवायरमेंट, अच्छी एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन सब कुछ देना होता है। तो बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, इस बात को हम सही मानेंगे बाकी चारों ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आप इसको बिल्कुल टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करेंगे, पोल में जवाब देंगे और 28 से कम किसी के भी नंबर आने नहीं चाहिए। अगर आपने मैराथन्स देख ली हैं या नोट्स भी पढ़ लिए हैं जो फ्री दिए गए हैं आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए, एक बार बताइएगा मुझको क्या सीन है। मैथ्स की और वीडियोस कब आएंगी मैम? मैं उदय सर को बोल के कुछ सेशंस लगवा दूंगी, एक बार डेट अनाउंस हो जाने दो, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी और वो सब के लिए मैं फेक न्यूज
क्यों चल रही है, एग्जाम 29 को है। रूबा मैंने अभी इस पे ही बात की है थोड़ी देर पहले ही कि एक फेक न्यूज है, फेक नोटिस है, हो सकता है फेक हो, अभी तक तो फेक ही है, हो सकता है कुछ सच्चाई हो, बट हम इस पे अभी फेक ही मानेंगे इसको क्योंकि वेबसाइट पे कुछ नहीं है। बट हाँ, इतना हम मान सकते हैं कि 20 से पहले आपका पेपर नहीं हो रहा, और क्योंकि एक हफ्ता पहले तो नोटिफिकेशन जारी करेंगे ही। हालांकि सीटेट की वेबसाइट कहती है कि भैया 16 से पेपर स्टार्ट होने थे, तो 16 से तो असंभव है अभी। केवीएस पेडागोजी के लिए कल हम चर्चा करेंगे अनुराग, शाम को 7:30 बजे मिलेगा यूट्यूब पर ही और करियरवेल ऐप पर भी, ठीक है ना। कल और परसों 2 सेशंस हैं आपके, ये डेमो लेक्चर्स भी होंगे, और जो लोग फ्री भी तैयारी करना चाह रहे हैं मतलब सेल्फ स्टडी से, उनके लिए भी सारी चीजें मैं बता दूंगी कहां से क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैस्मिन कह रहे हैं कि पोल में 0 से खाता खुला, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां मत करो यार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। जीएफ का कॉन्सेप्ट हमें पता है, अभी हम मैराथन्स में ही पढ़ चुके हैं। ग्रॉस से फाइन जाता है, ग्रॉस क्या है, बड़ी मांसपेशियों का समन्वयन या कोऑर्डिनेशन, आपकी आर्म्स, आपकी लेग्स, इन जैसे आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स। स्थूल गतिक कौशल, फाइन मोटर क्या है, सूक्ष्म, फाइन का मतलब ये सूक्ष्म, जैसे एक धागा होता है फाइन होता है, तो सूक्ष्म मतलब आपकी हाथों और आंखों की मांसपेशियों का समन्वयन। जब आप ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, निटिंग यानी बुनाई कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, आईलाइनर लगा रहे हैं, ये सब क्या है, फाइन मोटर स्किल्स हैं। तो रनिंग में तो भाई आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज होती हैं क्योंकि बड़ी मांसपेशियां हैं आपकी टांगों की। पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, ये बात सही है, आपकी आंख और आपके हाथों का कोऑर्डिनेशन। अगर आप एक धागे में मोती पिरो रहे हैं या सुई में धागा भी डाल रहे हैं, तो क्या हुआ, सुई में धागा भी क्या है, वो मूवी आई थी ना शायद, सुई धागा आई थी, नहीं आई थी, हाँ, तो सुई में धागा पिरोना भी क्या हो गया भाई, फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि इसमें आपकी छोटी मसल्स, आपकी आंखें और आपकी उंगलियों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन, समन्वयन लगेगा। जब आप क्लाइंब कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं सीढ़ियां, तो आपकी टांगों का प्रयोग हो रहा है, हाथों का प्रयोग हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी सीढ़ियां चढ़ते हो तो ऐसे ऐसे उंगलियों से चढ़ जाते हो, ऐसा तो नहीं है कोई निशा के अलावा। देखिएगा एक बार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हॉपिंग लाइक अ रैबिट, जब आप खरगोश की तरह फुदक रहे हैं तब भी आपकी टांगों का प्रयोग है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जांपल है बाकी के 3, और बी ऑप्शन है आपका जिसमें फाइन मोटर स्किल्स की बात हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। मैडम जी सोया मत कीजिए, थोड़ा सा पोल एक्टिवली लगा लीजिए, खाना एक्स्ट्रा खिलाएंगे हम आपको। सागर क्या कह रहे हैं, ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हैं, एससी कैंडिडेट हूं, क्या केवीएस टी के लिए एलिजिबल हूं, प्लीज कंफर्म कर दीजिए। सागर, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऐसा नहीं लिखा है वहां पे कि 5% रिलैक्सेशन जैसा कुछ लिखा हो, तो एक बार मैंने सिलेबस और जो क्राइटेरिया है वो पूरा शेयर कर दिया, एक बार आपको ही वो डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, फिर भी मैं भी पढ़ लूंगी और बता दूंगी एक आध दिन में आपको, है ना, क्योंकि मेरी नजर में वो नहीं आया, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है वहां पे। एज में तो रिलैक्सेशन लिखा है बट परसेंटेज का रिलैक्सेशन नहीं लिखा, बाकी जगह पे होता है बट पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं लिखा है। 76% लोग थर्ड क्वेश्चन में ए ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं और जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमिन्ड सोनली बाय हेरिडिटी, ध्यान से पढ़िएगा, भावनाओं में बह करके उत्तर नहीं देना, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवांशिक है, देखिए सोनली लिखा है, ये नहीं लिखा हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, सोनली यानी पूर्णतः, सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी का रोल है, एनवायरमेंट का 0 रोल है। सोनली का मतलब तो यही होता है ना, कंप्लीटली। तो कंप्लीटली क्या, कलर ऑफ आईज, हाँ ठीक है, आंखों का रंग मैं कितनी बार तो एग्जांपल देती ही हूं कि भाई आप लेंस लगा के चेंज कर सकते हैं, नहीं तो जो मिल गया हेरिडिटी से वही मिल गया। अब ये थोड़ी कहो कि मम्मी पापा इसको चेंज कर दो, अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं कर सकते ना। अगर ब्लैक कलर की आंखें हैं तो वही रहेंगी। क्या कह रही हो तुमने करा लिया था मम्मी को बोल के चेंज, आंखों का रंग चेंज, वाह। तो कुछ अपवाद होते हैं बट इनको हम इग्नोर करेंगे। इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस पर भी हेरिडिटी का या जेनेटिक्स का अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। मॉरल डेवलपमेंट, ये तो टोटली एनवायरमेंट का हिस्सा है। सोशल स्किल्स एनवायरमेंट का हिस्सा है, डोमिनेट करेगा एनवायरमेंट इन दोनों ही स्किल्स को। हेरिडिटी का बहुत मामूली रोल होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट मॉरल्स, एथिक्स, सोशल स्किल्स, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कहाँ कैसे बिहेव करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, झूठ नहीं बोलना है, ये लोगों की वजह से सोसाइटी में तो आप सीख रहे हैं। जानवरों के लिए क्या सही गलत है, वो तो बाय नेचर उनका जो है उस हिसाब से चलते हैं। तो अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस भी सही होना चाहिए भाई, आपको नहीं लग रहा कि इंटेलिजेंस सही होना चाहिए, आप तो बहुत समझदार हो गए, है ना। ए और बी 20% ही लोग दे रहे हैं, बाकी के 69% लोग ए उत्तर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कलर ऑफ आईज पे 0 प्रभाव है। अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, अगर आपकी आंखों का रंग ब्राउन है तो ब्राउन ही है वो, फिर एनवायरमेंट में आप
चाहे उसमें कुछ भी कर लीजिए, चेंज नहीं होगा। लेंस लगाना, आंखों का रंग चेंज करना नहीं है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट ही सही है। सेकंड क्यों सही नहीं है? बुद्धि पर प्रभाव होता है, लेकिन मैंने शुरुआत में बताया था सोलली की बात हो रही है, यानी पूर्णतः। तो पूर्णतः नहीं, अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो आपका जो बुद्धि का स्तर है वो थोड़ा तो इंक्रीज हो ही सकता है ना। एबिलिटी इंक्रीजेबल तो होती ही है, बेहतर तो कर ही सकते हैं आप। आईक्यू भी देख रहे हैं हर 10 साल में थोड़ा बेटर स्कोर आता है, ये जनरेशंस में देखें हम या हर 10 साल में देखें तो, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। और अगर ट्रेनिंग की, एजुकेशन की बात करें हम तो वो बेहतर हो रही है, तो उस पर इंटेलिजेंस भी बेहतर होती है उसके साथ, ठीक। तो इंटेलिजेंस पे हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित है, लेकिन इंटेलिजेंस में एनवायरमेंट का भी अच्छा खासा रोल है। तो सोलली अगर लिखा है तो गड़बड़ है। अगर यहाँ पे हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होता है तो फर्स्ट सेकंड दोनों हो जाते, लेकिन क्योंकि सोलली लिखा है, सोलली मतलब पूर्णतः, तो फिर तो कलर ऑफ योर आईज, ठीक है, ए ऑप्शन। या आपके बालों का रंग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, स्कूल्स टीच न्यू बिहेवियर्स एंड रूल्स टू चिल्ड्रन एंड एक्सपेक्ट देम टू एक्ट अकॉर्डिंगली। यानी विद्यालय जो है वो बच्चों को नए व्यवहार सिखाते हैं कि भाई ऐसे खाओ, ऐसे बोलो, मे आई कम इन बोलो तब अंदर आओगे, है ना। और रूल्स सिखाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं उनसे यानी बच्चों से कि वो वैसे ही बिहेव करें। बात तो ठीक है। द स्कूल इज एक्टिंग एज एन एजेंसी ऑफ डैश सोशलाइजेशन, यानी विद्यालय सामाजिकरण की कौन सी संस्था के रूप में काम करता है? एक क्वेश्चन आना ही है निश्चित रूप से। भाई सेकेंडरी है विद्यालय, एस फॉर स्कूल, एस फॉर सेकेंडरी, तो एसएस का बॉन्ड है इनका। फैमिली प्राइमरी है, फैमिली जो है वो प्राइमरी है, पीएफ है, प्राइमरी फैक्टर है फैमिली, और सेकेंडरी है स्कूल, ठीक। सेकेंडरी है स्कूल, गॉड है। पहले आप कौन हैं ये समझते हैं, परिवार में कैसे बिहेव करते हैं, कोई आता है नमस्ते करते हैं, बेसिक चीजें आप परिवार में सीखते हैं, प्राइमरी फैक्टर हो गया या प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हो गया। इंपॉर्टेंट स्कूल ज्यादा हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो हैं आप स्कूल में जाकर के सीखते हैं, गेम कैसे खेलते हैं, कहाँ कैसे बिहेव करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, बहुत सारी चीजें आप स्कूल में सीखते हैं, तो सेकेंडरी है। अगर स्कूल के साथ नेबरहुड लिखा होता तो वो भी सेकेंडरी में आ जाता, तो नेबरहुड की अपने आप में कोई खास वैल्यू नहीं है, बट स्कूल हमेशा सेकेंडरी, प्राइमरी हमेशा फैमिली रहेगी। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। एनालिटिक और कंस्ट्रक्टिव का यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं है अगर सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, यानी जो मॉरल डेवलपमेंट दिया है कोहलबर्ग ने, एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास के किस स्तर पर डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। देखिए हिंदी में स्तर और चरण में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा कि लेवल लिखा है मतलब प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल की बात हो रही है। 3 लेवल हैं, स्टेजेस लिखी हैं तो 6 स्टेजेस हैं, तो वर्ड्स के साथ बहकना नहीं है हमने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5B कह रहे हैं 72% लोग, यानी ये क्या है, कन्वेंशनल लेवल का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास, हमें अप्रूवल चाहिए दूसरों से। माँ बाप अगर आप ए ग्रेड लेकर के आएंगे यानी फर्स्ट आएंगे क्लास में तो आप पे गौरव महसूस करेंगे, सच बोलने पे गौरव महसूस करेंगे, तारीफ आपकी करेंगे, तो इसलिए आप कुछ कर रहे हैं। तो ये गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है जो कि कन्वेंशनल लेवल में आता है। इतनी बात क्लियर है। 10 से 13 वर्ष के बीच की स्थिति है, प्राइमरी क्लास में बच्चा पढ़ रहा होगा। प्री कन्वेंशनल में तो आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, और सेकंड है आपका टिट फॉर टैट म्यूचुअल एक्सचेंज। थर्ड स्टेज है ये गुड बॉय गुड गर्ल, और लेवल है सेकंड कन्वेंशनल, पारंपरिक, जब परंपराओं यानी दुनिया में जो चल रहा है, समाज में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी मॉरलिटी या सही गलत निर्धारित होता है। हेट्रोजेनस या हेट्रोनॉमस मॉरलिटी की अगर हम बात करें तो प्याजे ने इस पे बात की थी, इसमें जब दूसरों के अकॉर्डिंग बच्चा चले। ऑटोनॉमस है जब अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चले, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बट प्याजे की थ्योरी जनरली पूछी जाती नहीं है आपके पेपर में, मॉरलिटी डेवलपमेंट वाली की बात कर रही हूं मैं, पता चले कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। सीटेट के एग्जाम के जवाब में दे चुकी हूं शुरुआत में ही, डोंट वरी, ठीक है ना। फेक है अभी के लिए राज वो नोटिस, क्योंकि वेबसाइट पर अभी तक नहीं है, बट इतना तो पक्का है कि 20 के बाद ही होगा एग्जाम, तो आप तो तसल्ली से रहिए। जिस दिन रिजल्ट एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी अगले ही दिन से 5 मैराथन शुरू हो जाएंगी, और एक स्ट्रेटेजी के जो भी आपके पास उस समय बचा होगा 8 दिन का 10 दिन का, उसमें आप कैसे तैयारी करें, ठीक। इतने आप मैराथन्स देखिए, पढ़िए शांति से, बताइएगा एक बार। सी ऑप्शन कह रहे हैं, सीताज एबिलिटी टू मॉडिफाई, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टू मॉडिफाई हर एक्शंस ऑफ राइडिंग अ स्कूटर बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना।
यानी आपको साइकिल चलानी आती थी, आप स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, लेकिन मॉडिफाई कर रहे हैं आप अपने अनुभव के बेस पे कि भाई हैंडलिंग जो है वो लगभग सेम होती है, आपको कैसे वो हैंडल पकड़ना है, बैलेंस कैसे करना है, बट गियर चेंज करने होंगे स्कूटर में, या स्कूटी है तो चलो उसमें एक्सिलरेट करने का ही ध्यान रखना है या ब्रेक का ध्यान रखना है, तो वो मॉडिफाई कर रही हैं, जो पहले से सीखा है उसमें मॉडिफिकेशन कर रही हैं, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटी दोनों चीजों में है। ये सिंपल है एकोमोडेशन। देखिए मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया, मॉडिफिकेशन करके आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन, एडजस्टमेंट, ये सब किसकी ओर इशारा करते हैं? एकोमोडेशन की ओर। और ये एकोमोडेशन और एसिमिलेशन मिलकर के क्या बनाते हैं? अडेप्टेशन की प्रक्रिया। आप अपने एनवायरमेंट में इन्हीं दोनों से अडेप्ट करते हैं। अगर एसिमिलेशन की बात होगी तो कुछ नया इनकॉर्पोरेट करने को कहेगा, कुछ जोड़ने को कहेगा, कुछ ऐड करने को कहेगा, कि वो साइकिल चलाना सीख रही है तो वो एसिमिलेशन हो जाता, ठीक है ना। तो आंसर क्या है? एकोमोडेशन। डिसइक्विलिब्रियम आपको पता है तब होता है जब दो चीजों में क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट हो, बैलेंस में ना हो। इक्विलिब्रियम है जब बैलेंस में हो दो चीजें, साइकिल चलाना सीखा और साइकिल चला रही है, इक्विलिब्रियम है। तो आंसर क्या था यहाँ पे? एकोमोडेशन, क्योंकि मॉडिफाई कर रही है एग्जिस्टिंग स्कीमा को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये कहता है इन डैश स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सेमियोटिक फंक्शंस रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। यानी डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। अगर आपको सेमियोटिक पल्ले ही नहीं पड़ा है, अगर आपको समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया रैपिडली लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो रही हैं, तो आपको पता है ये एक ही स्टेज है जो रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करती है, वो है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का सबसे तेजी से जो विकास है वो 2 से 6 वर्ष में होता है, इतना पता है। अब 2 से 6 वर्ष की जो स्टेज है, ऐसे पहुंचते हैं क्वेश्चन के आंसर तक अगर ना भी पता हो तो, ठीक, क्योंकि आंसर तो यही है, अलग से थोड़ी लिख के आना है अपनी तरफ से एस्से में। तो रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट 2 से 6 वर्ष में होता है अर्ली चाइल्डहुड में, और 2 से 6 वर्ष के आसपास की स्टेज कौन सी है पियाजे की? प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना। 71% लोग सही दे रहे हैं, बट सभी को सही देना था। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। अब आप कंफ्यूज क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे सिमियोटिक फंक्शन से लिख दिया था। भाई अगर उत्तर नहीं भी पता है पहुंच तो सकते हो, बाकी के, क्योंकि सब कुछ पूरा सिलेबस आपस में जुड़ा हुआ है, बच्चे के बारे में बात हो रही ना एज अ होल। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां सिमियोटिक फंक्शन का सीधा मतलब है सिंबॉलिक स्टेज है, सिंबल्स और साइंस के थ्रू सीखना, उनको समझना। अभी मैंने लास्ट टाइम जब हम बैच में कर रहे थे, मैंने आपको ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट सब बना के दिखाए थे कि सिंबल्स के थ्रू बच्चा सीखने लगता है कि अच्छा येलो लाइट है, वेट करना है, ग्रीन लाइट है, अब पापा चले जाएंगे स्कूटर लेकर के या जिस भी व्हीकल में वो दोनों बैठे होंगे बच्चे और पापा, तो वो सिंबल्स को देख करके, रेड लाइट है तो रुकना है, या ए फॉर एप्पल होता है, तो लैंग्वेज के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से बच्चा सीखता है। सिंबॉलिक स्टेज इसको कहते हैं, सेमियोटिक भी इसी को कह रहे हैं हम। थोड़ा सा शब्दों का फेरबदल है, वोकैब में परिवर्तन किया है, घबराना आपने नहीं है। इंग्लिश पेडागोजी को कैसे इंप्रूव करें? मास्टर जी एक तो मल्टीपल रिवीजन्स लीजिए, वो जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी, मैराथन सेशन भी लूंगी, ठीक है, डोंट वरी, नए पैटर्न के हिसाब से। तो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, सिंपल आंसर है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसमें हमें समस्या हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन डैश अ टीचर एंड 2 to 4 स्टूडेंट्स, यानी 2 से 4 बच्चे और एक टीचर हैं, फॉर्म अ कोलैबोरेशन ग्रुप, यानी सहयोगी ग्रुप बनाया जिसमें साथ में बैठ करके सीखेंगे, एंड टेक टर्न्स लीडिंग डायलॉग्स ऑन द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट पैसेज। यानी डैश में एक अध्यापिका और 2-4 बच्चे एक सहयोगी गुट बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। यानी एक पैसेज पढ़ रहे हैं, एक बच्चे ने पढ़ा, फिर अपना कुछ बताया, दूसरे बच्चे से पूछा अच्छा तुम्हें क्या समझ आया, फिर टीचर से पूछा, अगर अटक रहे हैं तो टीचर बच्चों से पूछ रहे हैं, टीचर बच्चे से सीख रहे हैं, बच्चा टीचर से सीख रहा है, या सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के हमने ये डिस्कस किया है कि इसको रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। वाइगोस्की वाला जो लास्ट मैराथन था उसमें लास्ट कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे थे, इस पे लिखा हुआ है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रेसिप्रोकल टीचिंग किसी ने पूछा भी था। तो रेसिप्रोकल टीचिंग होता है परस्पर शिक्षण या अन्योन्य शिक्षण, यानी बच्चे टीचर से डायलॉग कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, एक ग्रुप में बैठ करके टीचर और बच्चे इन्वॉल्व हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से। स्कैफोल्डिंग तो हेल्प होती है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि बच्चा जहां अटक रहा है वहां हेल्प मिल रही है, नहीं, ग्रुप में एक दूसरे से सीख रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। डिस्कवरी लर्निंग होती है जब आप डिस्कवर कर रहे हो, बच्चों को आपने
एनवायरनमेंट दिया हो जहां वो खुद से कुछ एक्टिविटी करे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है कि आप बेसिकली, ये आपसे पूछा नहीं जाता है सीटेट में, ये स्किनर ने ही इसके बारे में बात की थी कि आप कंप्यूटर पे या कोई भी एक प्रोग्राम बना हुआ है उसमें आप एक सीढ़ी पार करते हैं, थोड़ी हिंट मिलती है, फिर नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोस्की फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, यानी वाइगोस्की ने कौन सी पद्धति, कौन सा मेथड, कौन से तरीके को कहा है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सिखाने के लिए। फटाफट से बताएंगे। थैंक यू सो मच ऑल इन वन नित्या, आप सभी भी बेहतरीन बने, और लाइक शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं, वो भी आप कर दीजिए। 24,426 लोग हम जुड़े हुए हैं, 8,400 लोगों ने लाइक किया है, तो एक बहुत ही बड़ा गैप है, कोई बात नहीं। बट जी मेरी तबीयत जो है, क्योंकि इतने टाइम से क्लासेस चल रही हैं, फिर ऐप पे भी क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन है नॉल करके, थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, बट मजा बहुत आ रहा है। मैं तसल्ली से डिस्कशन करूंगी, जिसको जल्दी हो वो अपनी स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, है ना। देखिएगा, देखते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की कौन सा तरीका बेस्ट मानेंगे, जहां पर पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग या टेम्परेरी हेल्प मिल रही हो, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, जहां जरूरत पड़ रही है वहां मदद भी दे रहे हैं, सही बात है। रीइंफोर्समेंट तो बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसकी बात थॉर्नडाइक ने सबसे पहले की एजुकेशन में, या फिर हम बात करते हैं स्किनर के संदर्भ में ये बहुत यूज हुआ है, तो ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है सीटेट के लिए। इक्विलिब्रेशन प्याजे बात करते हैं, वाइगोस्की की कहां से बात आ गई। प्रोग्राम लर्निंग अभी बताया, स्किनर बात करते हैं। तो एक ही बात है जो वाइगोस्की की तरफ लेके जा रही है कि भैया ये टेम्परेरी हेल्प, बच्चों को हिंट देना, क्यूज देना, एग्जाम्पल्स देना, उन सब में वाइगोस्की की बात हो रही है। लास्ट वाली क्लास की है भाई, बिल्कुल यूट्यूब पे है वीडियो, क्यों नहीं है, काहे चिंता करते हैं। चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर, ओहो हो, ज्यादा आगे चले गए, ज्यादा आगे भी नहीं जाना जीवन में, थोड़ा थोड़ा आगे चलना है एक बार में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डुई को याद कीजिए, जॉन डीवी, है ना। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सी एक बात करेक्ट है या सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स विद लो एबिलिटी शुड बी इग्नोर्ड। भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ध्यान में रखती है, बच्चे को सेंटर में रखने की बात करती है, जग एंड मग मॉडल की बात नहीं करती। जग एंड मग मॉडल क्या है, टीचर एक जग है, जो बच्चा एक मग है छोटा सा, उसमें भर रहा है। जैसे मैं आपको चाइल्ड सेंटर्ड में एक डायग्राम दिखाती हूँ ना, कि खाली बर्तन है, बच्चा उसमें टीचर भर दे, ये बेकार की बातें हैं, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के हिसाब से नहीं चलती। तो बच्चे की एबिलिटी को आप इग्नोर कर दें, लो एबिलिटी वाले बच्चे को ना रखें, नहीं भाई, हर एक बच्चे को आपको इंक्लूड करना है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब यह बच्चे की एबिलिटीज या नीड्स के अकॉर्डिंग आप एजुकेशन दे रहे हैं। बी ऑप्शन है देयर शुड बी नो प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन अ क्लासरूम। जॉन डुई कह के चले गए कि भैया लोकतांत्रिक होनी चाहिए शिक्षा, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार हो, क्लासरूम में अभिव्यक्त कर सकें बच्चे। ये कह रहे हैं लोकतांत्रिक नहीं होगी, जगह ही नहीं है, ये भी गलत हो गई। तो फिर हिटलर टाइप एजुकेशन हो गई, टीचर सेंटर्ड हो गई। सी ऑप्शन है स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड टू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स, यानी विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्योंकि वो प्रोग्रेस की बात कर रही है, प्रगति की बात कर रही है, तो बच्चों को बढ़ावा देना, बच्चों को एक्टिव रखना। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है 99% चांस है कि वही सही है। ये मूल मंत्र है जो आप जानते हैं, जो हमने डेवलप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेट्स लर्न पर, कि बच्चा एक्टिव कहां दिखेगा, समस्या समाधान में दिखेगा, है ना। सही बात है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं बच्चे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। डी ऑप्शन क्या है, द क्लासरूम्स शुड बी प्राइमरीली टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। भाई बच्चे को सेंटर में रखना है, एक्टिविटी सेंटर्ड होती है, और टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं, बोथ आर एक्टिव इन प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही सही है, बाकी तीनों ही गलत थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गार्डनर, आपके प्यारे फेवरेट गार्डनर। थोड़ा कम समय देंगे अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फटाफट से आंसर दीजिएगा। मैम कभी पंजाब आओ, आएंगे, देश भर घूमेंगे, मिलेगा समय, सारे काम करेंगे, डोंट वरी, है ना। अभी पढ़ा लें, अभी और जोश बाकी है, तो ये सब चलता रहे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, आएंगे। दिल से दिमाग से रिटायर्ड हैं, बट क्या करें, मजा आता है इस काम में। हंस रही हो, सीरियसली, डोंट यू नो दिस। मैं कब का रिटायरमेंट ऐसे घोषित कर चुकी हूँ अपने दिमाग में, 1.5-2 साल हो गए लगभग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट, इंटेंशंस ऑफ अदर्स इज नोन एज। यानी हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा, यानी आप दूसरे के स्वभाव को, कि आज इसका मूड गर्म है
या इसका मूड रोज ही गर्म रहता है, ठीक, और मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है तो ठीक है ना। और एप्रोप्रिएटली आप दूसरे के मूड और टेम्परामेंट को देख करके समझ रहे हैं, इंटेंशन क्या है अगले इंसान की वो समझ पा रहे हैं, मतलब दूसरों को समझने में अच्छे हैं, तो ये क्या कहलाएगा। मैम सिलेबस कंप्लीट है बट सब कंफ्यूजन हो रहा है, नोट्स भी अलग अलग पढ़ रही हूँ, प्लीज आप ईवीएस के नोट्स, मैम सुपर टेट का बैच कब आएगा। गुरमीत कहाँ से कहाँ चले गए भाई। सुपर टेट का बैच पहले आने दो वैकेंसी। और बात रही किसकी, क्या कहते हैं उसको, नोट्स की, देखो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक सी बात है। जो आप 70 जगह से 70 बार पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज को 7 बार पढ़ लीजिए, कंफ्यूजन कम होगी, कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे, प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए। ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे, एक आध दिन और रुको, है ना। अभी ये केवीएस की 2 क्लासेस खत्म होने दो, इस हफ्ते के अंत तक मिल जाएंगे, ठीक है ना। और सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग 73% लोग, भाई दूसरे यानी अदर्स की इंटेंशन, अदर्स के मूड और दूसरों के मूड, दूसरों की टेम्परामेंट, दूसरों के बिहेवियर को समझना। इंटरपर्सनल, इंटर का मतलब ये 2 या 2 से अधिक। अगर ये सेल्फ लिखा होता, सारा क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही रहता, बस खुद के मूड को समझना होता तो इंट्रापर्सनल हो जाता। 8 प्रकार की बुद्धि दी है ना गार्डनर ने, ठीक। लिंग्विस्टिक में तो भाषा पे और बॉडीली काइनेस्थेटिक में स्पोर्ट्स पर्सन आ जाएंगे, इसमें पोइट वगैरह आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। निशा इसलिए हंस रही है कि इतना तो एक्टिव रहते हैं हम, रिटायर्ड लोग ऐसे रहते हैं। यही कहना चाहती हूँ। तुम नेल पेंट लगा के घूम रही हो, क्या बात है वो भी एक नेल पे, बस कमाल कर दिए, हंस रही हो। देखिएगा बी कह रहे हैं 97% लोग, भाई आपको तो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं अब आपसे। Which of the following is reflected in the statement of a father to his son, don't cry like a girl, you are a boy? कि भैया तुम लड़के हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। लड़कों को रोने का अधिकार नहीं होता है हमारे समाज में, उनमें इमोशंस नहीं होते, वो रॉबर्ट्स होते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं पिताजी, मैं नहीं कह रही हूं। तो ये जो बात है ये सीधा सीधा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को रिफ्लेक्ट करती है, लिंग रूढ़िबद्धता है समाज में, वो चीज इतने लंबे समय से चली आ रही है कि उसको सच मान लिया गया है, या मान लिया गया है कि ऐसा ही होता है, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, पिंक कलर क्यों पसंद है, तुम तो लड़के हो, है ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये, साफ साफ आइडेंटिटी नहीं है ये कोई, ठीक, कॉन्स्टेंसी नहीं है कि बच्चे को समझ आ गया हो कि मैं जेंडर को ऐसे चेंज नहीं कर सकता जैसे कपड़े बदल सकता हूं। इक्वालिटी की तो यहाँ दूर दूर तक बात नहीं है। तो ये स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप में बायसनेस निहित होती है क्योंकि आप किसी एक साइड तो झुके हुए हैं ना, तो ये रूढ़िबद्धता है जो चली आ रही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, समझते हैं। पोल में आप जवाब देंगे, क्या पूछा है, नोट लगा हुआ है। नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास कब होगी, लास्ट संडे मैंने मिस कर दिया था, इस बार एक ही क्लास रखी थी क्योंकि इतना मैंने इस बार ऑनलाइन 8.5 घंटे की मैराथन ली है, तो मैं सोचा कि एक क्लास में जो भी चीजें होंगी, क्योंकि केवीएस भी आ गया तो थोड़ी ज्यादा व्यस्तता बढ़ गई। अब केवीएस के टाइम पे ऑफलाइन क्लास होंगी और थोड़ी 3-4 दिन तो कम से कम रखेंगे ताकि इंपॉर्टेंट चीजें हम और अच्छे से डिस्कस कर पाए। तो 2-4 महीने अब रुक जाइए, इस बार हो सकता है मीटअप भी हम ना करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ऐसे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 13 मतलब कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट, CCE। इस पे भी हमने चर्चा की थी लास्ट मैराथन में कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। देखो कोई भी मूल्यांकन हो, कोई भी पॉलिसी हो, बच्चे के भले के लिए आएगी, है ना। तो अब देखते हैं किसमें भला नहीं है, वही सही नहीं है। इट इज एन ईजी वे फॉर द टीचर्स टू टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली। अब ये टीचर्स के लिए आसान नहीं बनाना कुछ भी। टीचर्स का जहां काम कम होता हो वो ऑप्शन कहीं सही नहीं होता, टीचर्स का काम ज्यादा होना चाहिए, सुपर वुमेन सुपर मैन होते हैं वो। इट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, एक नया ढंग है असेस करने का, बात तो सही चल रही है। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमॉन्ग द लर्नर्स फॉर स्टूडेंट स्टडीज, यानी ये विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, ये और अच्छी बात लग रही है। डी ऑप्शन है कन्वेंशनल पेपर पेन टेस्ट डू नॉट असेस all the attributes and abilities of learners। अब ये बात हमें थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लग रही है। पूछा था नॉट, मैं पढ़ते पढ़ते खुद ही भूल गई, नॉट पूछा था, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों तो एकदम सही है कि भाई लेटेस्ट डेवलपमेंट है और इससे इंटरेस्ट पैदा होगा। पूछ रहे हैं क्यों नहीं, क्या सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। तो इट इज एन ईजी वे फॉर द टीचर्स टू टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली। ये अपने आप में भाषा जो इस्तेमाल हुई है वो नेगेटिव सी है ना, क्योंकि हम टेस्ट फ्रिक्वेंटली की अगर हम बात करें, लेकिन इसका मतलब अगर यहाँ कॉन्टिन्यूअसली लिखा होता तो यही पॉजिटिव लगने लगता हमें,
लेकिन ऑप्शन तो एक ही सही होगा ना कोई। डी ऑप्शन कहता है कन्वेंशनल पेपर पेन टेस्ट डू नॉट असेस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स। तो कहीं बेहतर है, इसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि हाँ भाई ये कहना चाह रहा है कि सतत बेस पे डेली ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम बच्चे को टेस्ट कर पाए। हालांकि इसमें भी बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा कहीं खराब भाषा यहां प्रयोग हुई है जो ज्यादा 100% ही गलत है सीसीई के बारे में। क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का मतलब चलो फिर भी हम ये लगा सकते हैं, हालांकि भाषा सही नहीं है ये, लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूस का मतलब हम लगा सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली यानी डेली बेसिस पे आप असेस कर पाएंगे। ये जो कह रहा है कन्वेंशनल पेपर पेन टेस्ट डू नॉट असेस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, ये तो सही है, ये तो सही है। क्या हो गया, मैंने गलत खाना खा लिया क्या आज? देखिएगा ये तो सही है कि पारंपरिक जो पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं वो गलत तरीके से, वो ठीक से असेस नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल सही है, सीसीई को इसीलिए लाया गया। तो हम सही थे कि ए ऑप्शन गलत है और सबसे ज्यादा गलत भी है, नहीं तो हमें लग रहा था कि डी सबसे ज्यादा गलत है, क्योंकि ए भी है गलत ही, कि बस बेवजह फ्रिक्वेंटली बार बार सतत होता है, पॉजिटिव वे में लिखा होता है, ये लैंग्वेज चेंज हो जाती है अगर सतत की बात होती, फ्रीक्वेंसी उसमें भी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है रात और दिन बस टेस्ट करना है बच्चे को, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डी लग रहा था ऑप्शन, जो कि गलत है। केवीएस पीआरटी फॉर्म में सब्जेक्ट में क्या फिल करना है? कमल, जो भी आपके बेसिक शॉर्ट में जितने भी मेन सब्जेक्ट्स रहे हों वो लिख देना, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। देखिएगा, कन्वेंशनल पेपर पेन टेस्ट डू नॉट असेस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स, ये बात एकदम सही थी कि जो पारंपरिक पेपर पेंसिल टेस्ट चल रहे थे पुराने समय से, जब तक सीसी नहीं था, तो वो सारे एस्पेक्ट बच्चे के आकलन नहीं कर पाते थे कि उसके पेपर पेंसिल के अलावा उसके को करिकुलर एक्टिविटीज को जांच नहीं पाते थे। तो सीसीई के बारे में एकदम करेक्ट बात है ये। फॉल्स क्या है? सिर्फ यही कि शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करते रहो, उसमें आसानी हो जाएगी। तो ये ऐसा नजर आ रहा है कि बस टेस्ट करना ही एकमात्र उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन ही गलत है और इसीलिए यही सही है, बाकी तीनों पॉजिटिव हैं, एकदम सही है, सीसीई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ का फेर है, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, असर्शन यानी एक कथन है और एक है रीजन। आपका फेवरेट क्वेश्चन का टाइप है ये। असर्शन क्या है? अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द क्लासरूम, यानी एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए कि क्लासरूम में डाइवर्सिटी होगी, अलग अलग भाषा, जाति, धर्म, कल्चर के लोग होंगे क्लासरूम में अलग अलग जगह से। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी हमें दोहराए नजर नहीं आ रहा है ना। और अगर हम बात करें इसका रीजन क्या दिया है, इसी को तो इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहे हैं, हर तरह के बच्चे हैं। वसीम खान कह रहे हैं आज का सेशन आसान लग रहा है बिकॉज ऑफ फ्री नोट्स मैम, दिल से आपको दुआ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और खूब तरक्की करे। वसीम, ये चीजें आपकी ये दुआएं हैं जो फलती फूलती हैं, मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल प्योरिटी के साथ हमेशा प्रयास किया है, बाकी सारी चीजें बाय प्रोडक्ट हैं, है ना। देखिएगा, रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन क्या है इसका? लर्नर्स इन क्लासरूम कॉम्प्राइज अ होमोजीनियस ग्रुप, यानी कक्षा में एक समरूप समूह गठित करते हैं बच्चे। होमोजीनियस का मतलब है सब एक जैसे हैं, सबको सेम चीज में इंटरेस्ट है, सब एक तरीके से सीख रहे हैं। होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब ये सेम। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये फॉल्स है ये बात। सारे बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? रोबोट्स हो जाएंगे भाई। ठीक, तो ए तो सही है, आर गलत है। इसका रीजन ये सही नहीं है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कहीं लिखा है ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बात सही है। दोनों फॉल्स नहीं है, क्योंकि पहली बात सही थी कि डाइवर्सिटी वाले बच्चे होंगे क्लासरूम में। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन यहां सही था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रियंका की बात हो रही है, चोपड़ा की नहीं, नॉर्मल हमारी प्रियंका है क्लासरूम में। प्रियंका यूजेस विबग्योर, नहीं टीचर है भाई, नॉर्मल कहाँ है, स्पेशल है ना, और बच्चा भी स्पेशल है, सब यूनिक है। अब ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ऐसी तो बातें कहेंगे हम। देखिएगा, अगर हम बात करें प्रियंका की, तो प्रियंका यूजेस विबग्योर टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर्स। विबग्योर सबने पढ़ाई है स्कूल में, है ना, तो विबग्योर का यूज हो रहा है ताकि एक रेनबो में, रेनबो क्या बोलते हैं हिंदी में? इंद्रधनुष। तो एक रेनबो में क्या कर सके, वो क्रम जो है रंगों का, उसके लिए विबग्योर के भाई पहले वायलेट होगा, ये होगा, तो विबग्योर का प्रयोग होता ही है। अब ये मेमोराइज करने की एक स्ट्रेटेजी है, तो लेट्स लर्न पे तो हर किसी को ये बात पता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी है मेमोराइज करने की। दुनिया भर के निमोनिक मैंने आपके दिमाग में भरे हुए हैं, एसपीसीएफ, प्याजे को लेकर के, है ना। अब ये जो जीएफ बनाया था ये भी हमारा एक निमोनिक ही था, है ना, कि ग्रॉस टू फाइन। अगर हम बात कर रहे हैं दुनिया भर के, मतलब जिसकी हद नहीं है, इतने सारे आपके पास, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, एससीएल, अगर हम वाइगॉस्की की बात कर रहे हैं, आप कोई भी चैप्टर बताइए, मैंने आपको एक ना एक निमोनिक दिया हुआ होगा। जैसे सीसीएल मैंने आपको उसका चाइल्ड सेंटर्ड का बताया हुआ है कि बच्चा क्यूरियस होगा, क्रिएटिव होगा, लर्निंग एबिलिटी रखेगा,
तो निमोनिक क्या एक टेक्निक है सीखने की, याद रखने की, कि आप ये सीक्वेंस याद रख पाएंगे। जैसे एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये क्या है, एक टेक्निक है याद रखने की। तो ये स्मरणोकारी तंत्र या टेक्निक है, मतलब जिससे याद रख सकें, स्मरण कर सकें, खतरनाक शब्द है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, ये सब तो बनते ही नहीं है। मीन्स एंड एनालिसिस में पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है चीजों को, तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस की अब बात ही नहीं हो रही है। तो ये निमोनिक है, एम से शुरू होता है, एम साइलेंट है, तो ये निमोनिक